हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिस पल का हर किसी को था इंतजार, आतंकवादी खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी सीनेट में जय श्री कृष्णा कहकर दिल जीतने वाले ट्रंप के FBI चीफ का सबसे बड़ा एक्शन दोस्तों, कनाडाई आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को दी गई सभी सुरक्षा हटाने का दे दिया गया है आदेश। पहली बार आतंकी पन्नू पर कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आपको इस चैनल पर बताने वाले हैं, वही बताएंगे। आखिर ये क्या हुआ? पाकिस्तान में चीन भेजने वाला है अपनी सेना, भारत के पड़ोस में क्या होने वाला है, जी हाँ वही बताएंगे। अब अपना भारत देगा बांग्लादेश की इस मोहम्मद यूनुस सरकार को करारा जवाब। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्रमुखों की होगी मुलाकात। बाढ़ बंदी को लेकर तनाव जारी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों बांग्लादेशियों को कर दिया बेरोजगार। कैसे? आज देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश हुआ। इसमें क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, और टैक्स को लेकर क्या है बड़ी जानकारी। और सबसे बड़ी बात, बजट पेश होने के बाद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हुए मानते हैं कि भारत अब पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पकड़ने से भी नहीं पकड़ाएगा। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच एजेंसी FBI का नया निदेशक नियुक्त किया है। गुरुवार को सीनेट में काश पटेल की नियुक्ति की पुष्टि होते ही अगले दिन बहुत बड़ा फैसला ले लिया दोस्तों काश पटेल जी ने। उनके इस फैसले ने हर भारतीयों का, चाहे वो भारत में मौजूद है या फिर विदेशों में रह रहे हैं, सबका दिल जीत लिया दोस्तों। FBI प्रमुख बनते ही खेल शुरू कर दिया। काश पटेल जी ने कनाडाई आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के सभी सुरक्षा हटाने का आदेश दे दिया गया है। उनके इस आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत के दुश्मनों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं का समर्थन करते दिखाई दिए हैं काश पटेल जी। वाकई में काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी वकील और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। वो FBI निदेशक के पद के लिए नामांकित हैं। इस दौरान सीनेट की न्यायपालिका समिति में उनके नामांकन की समीक्षा की गई। अगर आप देखें तो गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पहली बार कोई बड़ा एक्शन लिया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, गलत को गलत ही बताएंगे। और भारत के समर्थन में इस फैसले ने वाकई में हर भारतीय का दिल जीता है दोस्तों। इस पर आपकी राय तो बनती है। हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होकर के दिखाने की कोशिश की थी कि उसको डोनाल्ड ट्रंप जी ने इनवाइट किया है, जबकि रियलिटी ये थी कि उसके पास कोई इन्विटेशन नहीं था, जबकि वो एक मीडिया कर्मी की तरह अंदर घुसा था, जो उसकी सच्चाई थी। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट की ओर से ये फैसला वाकई में पन्नू की हालत तो जरूर टाइट कर देगा। इस पर दोस्तों आप लोग राय देना मत भूलें। लेकिन थैंक यू काश पटेल जी, भारी मात्रा में कहिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों देखते ही। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन दबाना मत भूलिएगा। वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि आखिर खालिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं कनाडा के लोग। जस्टिन ट्रूडो पर ही उठा दिया उन्होंने सवाल। सर्वे में क्या निकला आपको बताना बहुत जरूरी। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत ने कई बार चिंता जताई है और जस्टिन ट्रूडो सरकार से एक्शन की अपील भी की है। इस बीच एक सर्वे भी आया है जो बताता है कि आखिर कनाडा में लोग खालिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। सर्वे में 3/4 यानी 75% लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसी गतिविधियों को कनाडा की जमीन पर ना होने देना चाहिए। किसी दूसरे देश को लेकर कनाडा से एजेंडा चलाना ठीक नहीं है। एजेंसी लेगर की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया है कि 6 अलगाववादी गतिविधियों को 10% लोगों ने ही समर्थन किया, जो काफी कम आंकड़ा है। तो वहीं 54% लोगों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा 72% लोगों ने मांग की है कि दूसरे देश के खिलाफ चलने वाले एजेंडे को रोकने की आवश्यकता है। वहीं बता दें पाकिस्तान में चीन भेजने वाला है अपनी सेना। भारत के पड़ोस में क्या होने वाला है बता दें। चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों में हाल ही में कई चुनौतियां सामने आ रही है। विशेष रूप से चीन की ओर से $65 अरब से अधिक का निवेश करने के बाद भी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्याएं उभर रही है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले खासकर बलूचिस्तान में चीन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। बलूच विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमले ग्वादर क्षेत्र में चीन के रणनीतिक और आर्थिक हितों को बाधित कर रहे हैं। जहां चीन एक नेवल बेस बना रहा है, इन हमलों से चीन को नुकसान हो रहा है और उसने कई बार पाकिस्तान को सुरक्षा बढ़ाने के लिए चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान सेना जनरल मुनीर के नेतृत्व में इन हमलों को रोकने में असफल रही है। चीन के थिंक टैंक सिक्योरिटी स्टडीज सेंटर के शोधकर्ता फेंग जीजोंग का कहना है कि चीन और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को चीनी प्राइवेट सुरक्षा कंपनियों को काम करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे चीन के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पाकिस्तान की सेना की ओर से पीएलए को अनुमति न देने के बाद चीन अब प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से अपनी सेना को भेजने की योजना बना रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बोले तो CPEC बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर चीन को मलक्का स्ट्रेट से बचकर सीधे अरब सागर तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करेगा। इसकी मदद से वो भारत और अमेरिका की ओर से समुद्री मार्ग बंद किए जाने की आशंका से बच सके। जी हाँ, यहाँ तक कि फेंग ने दोस्तों भारत और अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया। फेंग ने यह भी इशारा किया कि बलूच विद्रोहियों को भारत और अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो सकता है। चीन का मानना है कि भारत और अमेरिका बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करके चाइना की परियोजनाओं को बाधित कर रहे हैं। इसी कारण चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति दे, ताकि वो अपने निवेश और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर साबित होने वाली है। अगर वाकई में जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को पाकिस्तान भेजा तो उधर आपको बता दें नौकर बन गए हैं शहबाज शरीफ। उनके पास कोई पावर है ही नहीं। जी हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किसने ये कहते हुए सुनाया, बता दे पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले तो PTI के नेता उमर अयूब ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा। शरीफ की आलोचना करते हुए अयूब ने उन्हें बिना शक्ति वाला नौकर कह दिया। उमर अयूब ने मौजूदा PM की भूमिका को नौकर या क्लर्क के तौर पर पेश किया और दावा किया कि उनके पास कोई वास्तविक शक्ति है ही नहीं। विपक्ष के नेता का यह PTI और सरकार के बीच बातचीत विफल रहने के बाद आया है। अयूब का बयान पाकिस्तानियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें भारत बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्रमुखों की अब होगी मुलाकात। सीमा पर बाड़बंदी को लेकर भारी तनाव। दोस्तों, शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टॉप अधिकारियों के बीच मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में बातचीत की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के टॉप अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, जिसके फैसलों ने दोनों देशों के बीच काफी विवाद पैदा कर दिया है। जी हां, बांग्लादेश में सरकार के पतन के बाद तस्करों और अवैध घुसपैठियों की एंट्री रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर पर बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, जिसका बांग्लादेश की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ये विवाद टकराव के स्तर तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें ट्रंप के फैसले से मुसीबत में फंस गया बांग्लादेश। इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद हजारों बांग्लादेशी हुए बेरोजगार। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके कारण वहां की कई एजेंसियां अपने दफ्तर बंद कर रही हैं और हजारों कर्मचारियों को निकाल रही है। हाल ही में एक प्रमुख एजेंसी ने अचानक अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया और 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। इसके अलावा कई अन्य एजेंसियों भी इसी संकट का सामना कर रही है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें मुश्किल समय में भारत ने थामा मालदीव का हाथ। गहराते आर्थिक संकट के बीच विदेश मंत्रालय ने किया संपर्क। जी हां, अक्सर देखा जाता है कि घूमने फिरने वाले लोग मालदीव जाते हैं, जहां पर उनकी छुट्टियां अच्छी तरह से गुजरती है। हालांकि मालदीव के लिए यह समय अच्छा नहीं है। उसके सामने लगातार आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो इस स्थिति के बारे में द्वीपीय देश के साथ निकट संपर्क में है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण कर्ज का संकट है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। जायसवाल जी ने मालदीव सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ समझौतों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे राजस्व हानि होने की आशंका है और यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नीतियां बनाते समय निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना होगा। बता दें कि बीते दिन भारत और मालदीव के रिश्ते में खटास भी आई थी, जिसके बाद से वहां पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई थी, जिसका प्रमुख कारण भारत से रिश्ते खराब होना माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत के सहारे मुइज्जू जो है सत्ता चला रहे हैं और भारत के ही पीठ पीछे कर रहे हैं साजिश, जो हर भारतीयों को बातें बुरी लगती हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत मालदीव के विदेशी सरकारों के साथ ऐसे समझौतों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। भारत ने मालदीव को ऐसे समझौतों के खिलाफ चेतावनी भी दे दी है। हालांकि नई दिल्ली ने बिना नाम लिए यह साफ कह दिया कि भारत अपनी नीतियों को तैयार करते समय इन समझौतों को जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं बता दें तालिबान को अमेरिका ने दे दिया बहुत बड़ा झटका, कह दिया कि अफगानिस्तान के कोष पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जी हां, अफगानिस्तान को अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया। एक निगरानी संस्था ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर कहा है कि तालिबान का देश के अरबों डॉलर के कोष पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उस वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं मिली है उसे और वो प्रतिबंधों के अधीन है। अफगानिस्तान पुनः निर्माण के लिए विशेष महानिरीक्षक ने शुक्रवार को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस अफगानिस्तान के लिए निर्धारित लगभग $4 अरब को अमेरिकी
सरकार की देख रेख को और नियंत्रण को वापस करने पर विचार कर सकते हैं। महानिरीक्षक के मुताबिक 2022 में अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक की $3.5 अरब की संपत्ति को अफगान लोगों के लिए स्विस आधारित कोष में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अमेरिका में रोक कर रखा गया था। तब से यह कोष बढ़कर लगभग $4 अरब हो गया। हालांकि अफगान लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कोष से कोई भुगतान नहीं किया गया है, जबकि इस कोष का उद्देश्य उनकी ओर से अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और स्थिरता लाना है। दोस्तों वहीं बता दें, बीजापुर एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के जवानों का सबसे बड़ा ऑपरेशन, माओवादियों के टॉप कैडर्स को घेरा, मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलवादी। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने की है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे से दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद है, जिसके बाद जवानों को मिशन पर भेजा गया था। वहीं बता दें, ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार। अब ट्रूडो ने कहा इसका जवाब जरूर देंगे। जी हां, तमाम देशों के विरोध और व्यापार युद्ध की चिंताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से ये पुष्टि की है कि वो मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ आज से यानी 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। इसमें मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% और चीन से आयात पर 10% टैरिफ शामिल है। पिछले कई दिनों से टैरिफ की धमकी देने के बाद ट्रंप ने कहा कि ये व्यापारिक उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक मैक्सिको और कनाडा प्रवासन और फेंटानिल तस्करी को रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाते। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बातचीत का कोई रास्ता है, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर नकार दिया। अब ऐसे में अमेरिका के इस फैसले पर कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका प्रस्तावित टैरिफ के साथ आगे बढ़ता है तो कनाडा जोरदार प्रतिक्रिया देगा। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार ने टैरिफ को रोकने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहीं बता दें, रूस के कुर्स्क क्षेत्र से पीछे हटी उत्तर कोरियाई सेना, यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा। दोस्तों रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एक यूक्रेनी सेना अधिकारी ने जानकारी दी है कि उत्तर कोरियाई बलों ने रशिया से कुर्स्क क्षेत्र से भारी नुकसान के बाद मोर्चे से अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं। यूक्रेनी सेना के विशेष संचालन बलों के प्रवक्ता कर्नल ओलेक्सांद्र ने सीएनएन को बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को पिछले 3 हफ्तों से युद्ध भूमि पर नहीं देखा गया है। ओलेक्सांद्र ने कहा कि उत्तर कोरिया के सैनिकों की उपस्थिति लगभग 3 हफ्तों से नहीं देखी गई है। उन्हें शायद भारी नुकसान के बाद वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्के ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। दोस्तों वहीं बता दें, आखिर महाकुंभ को लेकर क्यों डरे हुए हैं पाकिस्तानी हिंदू? पाकिस्तान के ब्राह्मणों के गांव में सामने आई हैरान कर देने वाली हकीकत। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के प्रयागराज में इस समय विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा महाकुंभ चल रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के देशों से हिंदू भारत आ रहे हैं। अलग अलग देशों में रह रहे हिंदुओं में महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए महाकुंभ आना आसान नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर राहुल राठौर ने पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में रहने वाले ब्राह्मण हिंदुओं के गांव में जाकर उनसे महाकुंभ के बारे में बात की। इस दौरान उनके दिलचस्प जवाब सामने आए। एक ब्राह्मण युवक पंडित भावेश कुमार ने बताया कि महाकुंभ का मेला तो बहुत बड़ा है और 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। उन्होंने कहा कि उनका महाकुंभ में जाने का मन बहुत करता है, लेकिन वो जा नहीं सकते, फिलहाल वीजा बंद है। भावेश ने बताया कि गांव में पंडितों के करीब 20 घर हैं। राहुल राठौर ने अपने व्लॉग में दावा किया कि गांव में केवल 2 से 3 लोगों ने ही उन पर बात की, यानी कि महाकुंभ के मुद्दे पर बात की। लेकिन बहुत से लोग डर के माहौल में अभी भी जी रहे हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने महाकुंभ की बात करने से इनकार कर दिया। सबने कहा कि हम कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे, महाकुंभ का नाम नहीं लेंगे, इससे उनके लिए गांव में खतरा पैदा हो जाएगा और इसीलिए व्लॉगर से बात नहीं कर पाए हिंदू समुदाय के ब्राह्मण लोग। ऐसे में दोस्तों वाकई में पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यकों को लेकर, खासकर हिंदू समुदाय को लेकर डर का माहौल है। अगली खबर बता दे, जहां आखिर आज बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज देश का बजट लोकसभा में पेश कर दिया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया, वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो वहीं कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है, जिस कारण बहुत सी चीजें सस्ती हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक दवाइयां, 36 जीवन रक्षक दवाइयां, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स यानी लेदर से बने हुए सामान, LED टीवी, ये चीजें आज
सस्ती हुई है बजट में। तो बजट में महंगा क्या हुआ है आपको बता दें, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी के डिस्प्ले, फैब्रिक महंगी हुई है। वहीं रक्षा बजट के लिए 6,81,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा जोर दिया गया है मोदी सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने शनिवार को 2025-26 के रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल के 6,21,940 करोड़ रुपए से यह कुछ अधिक है। कुल पूंजी परिव्यय 1,92,387 करोड़ रुपए आंका गया है। तो वहीं अगर बात करते हैं टैक्स पेयर्स की, तो क्या राहत मिल पाई है इस बार टैक्स में या नहीं, बता दे मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देने का बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को अब फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। आपको बता दे दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कह दिया कि अब 12,75,000 रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपए होती है तो फिर आयकर बनता है। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 से 16 लाख की आय पर 15% आयकर प्रस्तावित है। जुलाई 2024 में बजट के दौरान भी सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और अब फिर इसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। तो वहीं दोस्तों बजट की अमित शाह जी ने खुलकर तारीफ की, मोदी जी ने भी खुलकर तारीफ की, लेकिन केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा आपको बता दें। विपक्ष के नेता इसकी आलोचना करते नजर आए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट 2025 पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इतने सारे इंजन की बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि बजट में बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। ये स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहाँ चुनाव होने हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र प्रदेश की इतनी बेरहमी से अनदेखी क्यों की गई। कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जो वादे पहले के बजट में तय किए गए थे क्या वे पूरे हुए हैं। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय बजट 25 पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित कम लगता है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बजट नहीं पर महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम इनका कोई आंकड़ा क्यों माने जो लोग मरने वालों के ही आंकड़े नहीं दे सकते। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का। क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजट या भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना? तो दोस्तों कुल मिलाकर विपक्षियों ने इस बेहतरीन बजट को भी राजनीति से प्रेरित बता दिया और इसकी खूब आलोचना की। हालांकि विपक्षियों का काम ही आलोचना करना, वो कभी अच्छाई ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों हम जनता की राय लेना चाहते हैं। आप लोग इस बजट 2025 को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी इस पर क्या राय है? सारी चीजें सरकार ने इसमें शामिल की या फिर कोई कैटेगरी छूट गई है तो भी आप सुझाव जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जमकर सराहना करते हुए कहा कि यह बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। जी हाँ, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस बजट को पेश करते समय निर्मला सीतारमण जी ने बिहार का साइन, मिथिला का साइन, मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई इस साड़ी को वियर किया था, जो वाकई में ये दर्शाता है कि मैक्सिमम बजट बिहार को लेकर उन्होंने लिया है, जो वाकई में बिहार के जनताओं के लिए बड़ा ही कल्याणकारी फैसला लिया गया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।